गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ल्यूकोसाइट्स के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन डिस्कस किया था उसका। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ द थ्रोम्बोसाइट्स और द प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो थर्ड टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर होता है, मतलब थर्ड टाइप ऑफ ब्लड सेल होता है। अब प्लेटलेट्स जो है वो ई न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और उनका स्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी इरेगुलर सा मोजाइक सा होता है। जैसे कि अगर आप लोग किसी पजल को देखोगे तो उसमें जैसे पीसेस फिट होंगे, ठीक है, तो उस तरीके से कुछ कुछ प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इरेगुलर सा स्ट्रक्चर, मोजाइक सा स्ट्रक्चर होता है, ई न्यूक्लिएट होते हैं। हालांकि इनके अंदर साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स एक तो बहुत कम रहते हैं, उसके अलावा इनके अंदर कुछ बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स हैं ये सेंटर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो एक स्यूडो न्यूक्लियस का अपीयरेंस जो है इनमें प्रोड्यूस होता ज़रूर है, बट अदरवाइज इनके अंदर एक्चुअल जो न्यूक्लियस है तो वो प्रेजेंट नहीं होता। तो इसलिए हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स जो होते हैं उनको ट्रू सेल्स नहीं बोलते हैं जनरली। ठीक है, अब थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में हम लोग बात करें तो इनका जो नंबर होता है वो आरबीसी से ज़्यादा होता है लेकिन डब्ल्यूबीसी से कम होता है। आरबीसी से ज़्यादा और डब्ल्यूबीसी से कम। ठीक है, तो 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम के क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम, ठीक है, इस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब इनके बारे में अगर हम लोग और डिस्कशन करें तो इनका ओरिजिनेशन जो है, ठीक है, वो बोन मैरो में ही रहने वाले स्टेम सेल्स होते हैं एक तरीके के, जिनको कि हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, तो ये जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं ये प्रीकर्सर्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये ऑब्वियसली बोन मैरो में प्रेजेंट रहते हैं। तो मेगा कैरियोसाइट्स के डिफ्रेंसिएशन से जो है थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इनके बारे में अगर और डिटेल में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो प्लेटलेट्स जो होते हैं मेगा कैरियोसाइट से फॉर्म होते हैं, ये मैंने बोला। तो इनके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी कहाँ, रेड बोन मैरो के अंदर में ही होता है। ठीक है, अब प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट का बेसिक फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ठीक है, तो अपॉन स्टिम्युलेशन जो है प्लेटलेट्स के अंदर से सर्टेन प्लेटलेट फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। और ये जो प्लेटलेट फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स डिफरेंट तरीके के केमिकल्स होते हैं। दे कैन बी प्रोटीन्स, दे कैन बी अदर ऑर्गेनिक एसिड्स और दे कैन बी केमिकल्स। ठीक है, तो ये जो प्लेटलेट फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग करने में। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ये वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक बहुत लंबा सा फ्लो चार्ट बनता है, तो उसको हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आज जो है थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, दैट इज द हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या है? हीमोपोइसिस ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं। मतलब कि हीमोपोइसिस का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के हेल्प से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर हीमोपोइसिस बोल रहे हैं, लेकिन कई सारी जो बुक्स होती हैं, कई सारी बुक्स में हीमोपोइसिस के प्रोसेस को हीमैटोपोइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो हीमोपोइसिस और हीमैटोपोइसिस जो है ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। तो हीमोपोइसिस और हीमैटोपोइसिस जो है दोनों ब्लड फॉर्मेशन के ही प्रोसेस को बोलते हैं। दोनों नाम सिनोनिमस है और दोनों में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हीमोपोइसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो जनरली हमारे रेड बोन मैरो में होता है अडल्ट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करूँगी, जब कोई इंडिविजुअल
इंडिविजुअल जो है उसका बर्थ नहीं हुआ रहता, वो फीटल स्टेज में अपनी मदर के यूट्रस के अंदर ही होता है, उस टाइम पे जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो योक सैक से होता है, स्प्लीन से होता है, लिवर से होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उसकी बच्चे की बॉडी जो है, फीटस की बॉडी जो है वो उतनी ज़्यादा वेल डेवलप नहीं हुई होती है इसलिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चे का बर्थ हो जाता है, बच्चे का बर्थ हो जाने के शुरू के 4 या 5 महीने तक जो है स्प्लीन और लिवर से ही हीमोपोइसिस का प्रोसेस जो है वो चलता है। फिर जैसे ही बच्चा 5-6 महीने का हो जाता है, उसके बाद में उसके बॉडी का जो बोन मैरो होता है, जो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो बोन मैरो जो है वो हीमोपोइसिस के प्रोसेस को टेक ओवर कर लेता है और लिवर और स्प्लीन से हीमोपोइसिस बंद हो जाता है। फिर रेड बोन मैरो जो उनके बोन्स में होगा वो जो है हीमोपोइसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं कि जो रेड बोन मैरो है, ठीक है, उसको हम लोग हीमोपोइक टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। हीमोपोइक टिश्यू कहने का मतलब क्या है, क्योंकि उसमें से हीमोपोइसिस हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग हीमोपोइक टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि जो मैंने आप लोगों को पूरा फ्लो चार्ट WBCs और RBCs का बताया था, तो इरिथ्रोसाइट्स का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक्सक्लूसिवली रेड बोन मैरो में ही होती है, ठीक है। लेकिन जो WBCs होते हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो बोन मैरो से होता ज़रूर है, लेकिन उनका मैच्योरेशन जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता है, जैसे कि टॉन्सिल्स हैं, या आपका थाइमस ग्लैंड है, या पेयर्स पैचेस है, या स्प्लीन है, या लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो है आपके WBCs का मैच्योरेशन होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं नाम लूँ तो जितने भी WBCs हैं, मतलब कि ग्रैन्युलोसाइट और एक ग्रैन्युलोसाइट में इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल है, फिर आपका B सेल्स हैं, T सेल्स हैं, तो ये जितने भी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इन सारे के सारे लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन बोन मैरो है, लेकिन इनका मैच्योरेशन कहाँ पर होता है? मैच्योरेशन होता है इनका लिम्फॉइड ऑर्गन्स और लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर ही। तो उसके बारे में हम लोगों को अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है फिलहाल, ठीक है। अब हीमोपोइसिस के बाद नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं बताऊंगी आप लोगों को, दैट इज द ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है या इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, ठीक है। अभी तो हम लोग क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट हमको परफॉर्म करना था, वो तो खैर हम लोग नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम लोग स्कूल पर होते तो वी वुड सर्टनली हैव परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप्स जो है, ब्लड ग्रुप होते क्या हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोटाइप्स ऑफ ब्लड, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोटाइप्स ऑफ ब्लड, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि एलोटाइप्स क्या होता है, ठीक है, तो दूसरी भाषा में अगर हम लोग बोले, इरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स के डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं। फिनोटाइप्स आपको पता है ना, फिनोटाइप्स हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था, है ना। तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप जो है दैट इज द जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में काई स्क्वायर हम लोगों ने टेस्ट परफॉर्म किया था, फिर हम लोगों ने उसमें क्रॉसेस जो हैं वो हम लोगों ने बनाए थे, पूरा एक हम लोगों ने चेकर बोर्ड बना करके मेंडलिज्म के टॉपिक में हम लोगों ने उस चीज़ को देखा था, है ना। तो उसमें टर्म आया था फिनोटाइप। तो दो टर्म्स थे हमारे पास, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या था? फिनोटाइप वाज द जेनेटिक कॉम्बिनेशन एंड जीनोटाइप वाज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दैट जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट के डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होते हैं, और ये जो फिनोटाइप्स हैं, ठीक है, इन फिनोटाइप्स के वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि ब्लड के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी का फॉर्मेशन होता है, और उसी वैरायटी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर ब्लड ग्रुप्स? ब्लड ग्रुप्स आर सिंपली इन इरिथ्रोसाइट phenotypes which result in the formation of different varieties of blood groups, ठीक है। इतना क्लियर है?
ठीक है। अब ब्लड ग्रुप्स जो हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता होगा, ठीक है। उसके पहले हम लोग ये जान लें कि ब्लड ग्रुप्स जो है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1900s में, ठीक है, दो ब्लड ग्रुप सिस्टम का जो डिस्कवरी है या दो ब्लड ग्रुप्स का डिवाइस है वो उन्होंने जो है प्रपोज किया था, या वो थियोरी जो है उन्होंने प्रपोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने बोला था हमारे पास दो ब्लड ग्रुपिंग के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक होता है RH सिस्टम, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और RH सिस्टम कब प्रपोज हुआ था? 1900s में कार्ल लैंडस्टीनर ने प्रपोज किया था। और ये दोनों ब्लड ग्रुप्स का जो सिस्टम है, ठीक है, ये आज के डेट में भी प्रिवेलेंट है और आगे भी जाकर के फ्यूचर में भी यही प्रिवेलेंट रहेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग करने के लिए दो तरीके की सिस्टम्स है, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है और एक RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो हम लोग एबीओ और RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि ग्रुपिंग जो है वो कैसे होती है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि ये जो ब्लड ग्रुपिंग होती है ये किस रीज़न से होती है? ये होती है किसी पर्टिकुलर एंटीजन के हेल्प से, ठीक है। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन कोई सा भी ऐसा केमिकल होता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके, ओके। व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन इज अ केमिकल विच कैन जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। केमिकल विच कैन generate immune response, ठीक है। एंटीजन इज अ केमिकल विच कैन जनरेट इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। अब जो हमारे इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है, हमारे इरिथ्रोसाइट्स के ऊपर एक टाइम पे करीब 100 से 150 एंटीजेंस जो हैं वो प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो आरबीसीज के ऊपर क्योंकि बहुत सारे एंटीजेंस जो हैं वो प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से मोस्टली 30 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस जो होते हैं वो इरिथ्रोसाइट्स के ऊपर ज़्यादातर, ह्यूमंस के इरिथ्रोसाइट्स के ऊपर ज़्यादातर देखे जाते। तो ऑफ ऑल द एंटीजेंस ह्यूमन के इरिथ्रोसाइट के ऊपर 30 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं, ठीक है। अब एंटीजन के प्रेजेंस से क्या होगा? एंटीजन के प्रेजेंस से ये होगा कि अगर एंटीजन का फेवरेबल सब्सटेंस उसके पास आता है तो देन इट इज ओके, इट विल एक्सेप्ट। लेकिन अगर उसका फेवरेबल सब्सटेंस उसके पास नहीं आता है देन इट विल जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स और उस सब्सटेंस को क्या करेगा? मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट अभी आप लोग रखो। अब इरिथ्रोसाइट के ऊपर एंटीजन के रहने या ना रहने का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब हमारे पास 3 तरीके के ब्लड ग्रुप्स हैं। हमारे पास है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, देन वी आर हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी एंड देन वी आर हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो इस तरीके से 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है। तो उस ब्लड ग्रुप ए के लिए एक एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर, ठीक है। तो आरबीसी के ऊपर जब एंटीजन ए प्रेजेंट है, व्हाट इज दिस? दिस इज द एंटीजन ए, ठीक है। दिस इज द एंटीजन ए विच इज प्रेजेंट अबव द इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट के चारों तरफ जो प्लाज्मा प्रेजेंट रहेगा, ब्लड का जो प्लाज्मा प्रेजेंट रहेगा, उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी रहेगी। किसके लिए? बी के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप किस तरीके से डिसाइड हो रहा है ये ध्यान से समझने की कोशिश करो। इरिथ्रोसाइट के ऊपर एंटीजन रहेगा। कौन सा एंटीजन? एंटीजन ए रहेगा ब्लड ग्रुप ए के केस में, ठीक है। अब इरिथ्रोसाइट के ऊपर ब्लड ग्रुप ए के केस में ए एंटीजन है, ठीक है। तो उसी ब्लड में जो प्लाज्मा रहेगा,
प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहेगी किसके लिए? ब्लड ग्रुप बी के लिए। तो इन केस अगर ऐसा हुआ कि ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी अगर दोनों गलती से मिक्स हो गए किसी रीजन से, तो ये जो बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर, वो बी एंटीबॉडी जो है वो इमीडिएटली आएगी और ब्लड ग्रुप बी के जितने भी सेल्स होंगे उनको वहां से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। ठीक है, दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट। ठीक, अब एक और तरीके से समझा रही हूँ दूसरे ब्लड ग्रुप के हेल्प से। ठीक है, अब अगर हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, तो उनका जो इरिथ्रोसाइट होगा उसके ऊपर कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन होगा। इरिथ्रोसाइट के ऊपर बी एंटीजन होगा और जो आसपास प्लाज्मा रहेगा ब्लड का, ब्लड में कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी रहेगी? एंटीबॉडी रहेगी ए। ठीक है, तो एंटीजन इरिथ्रोसाइट के ऊपर क्या होगा? बी एंटीजन होगा और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी रहेगी वो कौन सी एंटीबॉडी रहेगी? ए एंटीबॉडी। तो अगर बी ब्लड ग्रुप के साथ गलती से, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप का ब्लड मिक्स हो जाता है, तो ये जो ए एंटीबॉडी है ये किसके पास आएगी? ब्लड ग्रुप ए के सेल्स के पास आएगी और उसको डिस्ट्रॉय करेगी, वहां से हटा देगी। ठीक है, अब हम लोग ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी के ऊपर क्या होगा कि जो इरिथ्रोसाइट्स होंगे, इरिथ्रोसाइट्स के ऊपर ए एंटीजन भी रहेगा और बी एंटीजन भी रहेगा। ठीक है, ए एंटीजन भी रहेगा और बी एंटीजन भी रहेगा और आसपास के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी रहेगी? कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगी, 0 एंटीबॉडीज रहेंगी इसमें, क्योंकि इसके पास ए एंटीजन भी है और इसके पास बी एंटीजन भी है। दोनों के रहने की वजह से, ए बी एंटीजन दोनों रहने की वजह से ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप अगर इसके पास आता है तो वो भी इसके साथ कंपैटिबल होगा और अगर बी ब्लड ग्रुप इसके पास आता है तो वो भी इसके साथ कंपैटिबल होगा। तो यहाँ पे क्रॉस रिएक्शन जो है वो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं वो ए ब्लड ग्रुप वालों से भी ब्लड ले पाएंगे और बी वालों से भी ले पाएंगे और ए बी वालों से भी ले पाएंगे। तीनों तरीके के ब्लड ग्रुप वालों से ये लोग ब्लड ले पाएंगे। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, क्योंकि वो ए से भी ब्लड ग्रुप ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है। इसीलिए हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप वाले को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, अब ओ ब्लड ग्रुप जो है उसकी खासियत क्या है? ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग 0 भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिनका भी ओ ब्लड ग्रुप होता है उनके आरबीसी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी एंटीजन नहीं होता। ठीक है, ना ए का रहेगा, ना बी का रहेगा, ना ए बी का रहेगा और ओ का तो कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो इसको हम लोग 0 भी मान के चलते हैं। तो जिनका जिनका ओ ब्लड ग्रुप रहता है, ओ ब्लड ग्रुप वालों के इरिथ्रोसाइट के ऊपर किसी भी तरीके का ना कोई एंटीजन रहता है, ना प्लाज्मा में किसी भी तरीके की कोई एंटीबॉडी भी नहीं रहती है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो कंप्लीटली न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो ए को क्या कर सकते हैं? ब्लड दे सकते हैं, वो बी को भी ब्लड दे सकते हैं और वो ए बी को भी ब्लड दे सकते हैं। तीनों ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सकते हैं। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि उनके इरिथ्रोसाइट के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो क्रॉस रिएक्शन का कोई चांस बनता ही नहीं है। तो ओ ब्लड ग्रुप को कोई भी दूसरा ब्लड ग्रुप जो है इजीली क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि अब ओ ब्लड ग्रुप में किसी भी तरीके कोई एंटीजन है नहीं, तो ए बी एंटीजन से उसके क्रॉस रिएक्शन होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहता। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो ओ से भी ब्लड ले लेगा, वो बी से भी ब्लड ले लेगा और वो ए से भी ब्लड ले लेगा। इस वजह से ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है और ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, एक बार और मैं इस चीज को आपको अच्छे से दोबारा समझा देती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब दोबारा बताती हूँ। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन इज अ केमिकल विच कैन जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, एंटीजन के रहने या ना रहने के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे ब्लड का ब्लड ग्रुप क्या होगा।
कौन सा एंटीजन हमारे ब्लड में है, कौन सा एंटीजन हमारे आरबीसीज के ऊपर है, उस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, अब हमारे जो आरबीसीज हैं उनके ऊपर 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस हो सकते हैं। ठीक है, उनमें 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस हो सकते हैं। उसमें से जो है 2 एंटीजेंस बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि हमारे ब्लड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, कौन से 2 एंटीजेंस, एंटीजन ए होता है और एंटीजन बी होता है। तो ये 2 एंटीजेंस जो है दे कैन डिसाइड व्हाट इज आवर ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ए के बारे में बात कर रही हूं तो उस पे क्या एंटीजन होगा, एंटीजन ए। तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए होगा और उस ब्लड का जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी रहेगी। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी रहेगी, बी एंटीबॉडी रहेगी। ठीक है, तो अगर ब्लड ग्रुप ए के साथ गलती से ब्लड ग्रुप बी का ब्लड मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो बी एंटीबॉडी है ये बी ब्लड ग्रुप के जितने भी सेल्स होंगे उनको किल करेगी और उनको वहां से रिमूव कर देगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी है तो उसको फॉरेन सब्सटेंसेस से लड़ना है ना, और वो किसके लिए स्पेसिफिक है, वो बी ब्लड ग्रुप के लिए स्पेसिफिक है, बी एंटीबॉडी है। इसीलिए बी ब्लड ग्रुप का अगर ब्लड गलती से वहां पे आता है तो उसको इमीडिएटली किल करके रिमूव करने का काम कौन करेगी, बी एंटीबॉडी करेगी। ठीक है, अब अगर हम लोग ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करें तो ब्लड ग्रुप बी के इरिथ्रोसाइट्स के ऊपर कौन सा एंटीजन रहेगा, बी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा। इरिथ्रोसाइट के ऊपर कौन सा एंटीजन रहेगा, बी एंटीजन रहेगा। और कौन सी एंटीबॉडी रहेगी प्लाज्मा में, ए एंटीबॉडी रहेगी। ठीक है, तो बी ब्लड ग्रुप के साथ अगर गलती से ए ब्लड ग्रुप का मिक्स हो जाए ब्लड, ठीक है, तो ए एंटीबॉडी क्या करेगी, जितने भी ए ब्लड ग्रुप के सेल्स हैं उनको किल करेगी और वहां से रिमूव कर देगी। ठीक है, अब ए बी के बारे में अगर हम लोग बात करें, ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में, तो एंटीजन ए भी रहेगा इरिथ्रोसाइट पे और एंटीजन बी भी रहेगा। और यहाँ पर प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी रहेगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा, एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। ठीक है, अब ए बी दोनों एंटीजन से कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, अब थर्ड हम लोग ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बात करते हैं। ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबसे इजी और सबसे सिंपल होता है, क्योंकि ना तो उसके इरिथ्रोसाइट पे कोई भी एंटीबॉडी रहती एंटीजन होता है और ना ही उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी रहती है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ के इरिथ्रोसाइट पे कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ब्लड ग्रुप ओ के ब्लड के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी भी नहीं है। अब यहाँ पर ए बी जो ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है उसकी 2 स्पेशलिटी क्या है कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ठीक है, ओ से इसलिए इजीली ले सकता है क्योंकि ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई भी, है ना। तो ए बी जो है वो ओ से भी ब्लड लेगा, बी से भी ले सकता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बी एंटीजन है, और ए से भी ले सकता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ए एंटीजन है, और भाई ए बी ब्लड ग्रुप से तो ले ही सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और ओ ब्लड ग्रुप जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी एंटीजन कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता है। इस वजह से ओ ब्लड ग्रुप को कोई भी दूसरा ब्लड ग्रुप जो है इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्या हो गया, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी को भी ब्लड दे सकता है, वो बी को भी दे सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो ए ब्लड ग्रुप को भी ब्लड दे सकता है। इसीलिए हम लोग ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो ए बी इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट एंड ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इसको हम लोग को ब्लड डोनेट करने के टाइम पे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब एक की बॉडी का ब्लड दूसरे की बॉडी में डालने के टाइम पे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से हम लोगों ने
सही ब्लड ग्रुप या मैचिंग ब्लड ग्रुप का ब्लड हम लोगों ने ट्रांसफ्यूजन नहीं किया, गलत ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन हमने कर दिया, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा और बहुत ही मैसिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और इतना ज्यादा मैसिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए वाले का ब्लड जो है वो गलती से ब्लड ग्रुप बी के साथ मिक्स हो गया, ठीक है, मतलब कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो डोनर है, ठीक है, और ब्लड ग्रुप बी जो है वो रिसिपिएंट है, ठीक है। तो अगर ए का ए में ही डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब अगर कोई पेशेंट है उसको ब्लड की जरूरत है, उसका ब्लड ग्रुप ए है और उसको अगर ब्लड ग्रुप ए वाला ही अगर आप ब्लड प्रोवाइड करोगे तो उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है या बी है, जैसे यहाँ के केस में हम लोग देख रहे हैं, और उसके बॉडी में अगर आप लोग ब्लड ग्रुप ए डाल दोगे तो क्या होता है कि बहुत मैसिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जितनी भी एंटीबॉडीज आती हैं वो सारी की सारी किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, ब्लड ग्रुप ए वाले ब्लड पे मिक्स, मतलब उस पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। और ये सारी एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये सारी एंटीबॉडीज जाएंगी ब्लड ग्रुप ए के जितने भी सेल्स होते हैं उनको टारगेट करेंगी और वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग कर देंगी। और ब्लड की क्लॉटिंग होने से क्या होगा कि जगह जगह बॉडी में खून के थक्के जम जाएंगे और ये खून के थक्के जो है ब्लड वेसल्स के अंदर जा करके खून के फ्लो को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, और अल्टीमेटली पर्सन की या तो ब्रेन हेमरेज से या हार्ट अटैक से किसी ना किसी इशू से उसकी डेथ हो जाएगी। तो इतना ज्यादा मैसिव इफेक्ट होता है, इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से ब्लड को मैच कर लेना चाहिए। मैच करने के बाद में ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो करना चाहिए, अदरवाइज इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो पर्सन के लिए फेटल भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग का ये आपको समझ में आया है। आज हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम लोग आरएच ब्लड ग्रुपिंग जो है उसको डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के साथ में मैं आप लोगों को एक चार्ट भी सेंड कर रही हूँ जिसमें ब्लड ग्रुपिंग का पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको एक बार देखना, उससे आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई आप लोगों को डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।